नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। महाकुंभ जारी है और 10 फरवरी तक ही 44 करोड़ स्नान कर चुके थे। अभी प्रमुख स्नान कल है सुबह और उम्मीद की जा रही है कि करीब 5 से 6 करोड़ 5 करोड़ के आसपास इस दिन भी स्नान करेंगे और 1.25 करोड़ आज कर चुके। तो ये आंकड़ा कल शाम कल रात्रि तक करीब करीब 50 करोड़ पहुंचने वाला है। 50 करोड़ की आस्थावानों की एक भीड़ केवल 30 दिन के भीतर 15 लाख की जनसंख्या वाले प्रयागराज में पहुंच करके संगम और गंगा नदी में गंगा मैया में डुबकी लगाए, ये अपने आप में एक आश्चर्य का विषय है और शोध का विषय भी है। भारत की आबादी 140 करोड़ है, चीन की 142-143 करोड़ के आसपास है। दोनों आसपास खड़े हैं और उसके बाद किसी तीसरे देश की आबादी उतनी नहीं है जितने प्रयागराज पहुंच करके डुबकी लगा चुके हैं। अच्छा, बिना व्यवस्थाओं के ये कैसे संभव था? और विदेशों के बहुत सारे नागरिक, बहुत सारे आस्थावान प्रयागराज पहुंचे हैं, उन्होंने भी डुबकी लगाई है। उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की है, मुक्त कंठ से सराहना की है और ये कहा है कि साफ सफाई से लेकर के लाइट और आवागमन के रास्ते और तमाम दूसरी सुविधाएं, जिनमें शौचालय और दूसरी तमाम व्यवस्थाएं हैं, पेयजल है, स्वास्थ्य केंद्र हैं और सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस की तैनाती है, सारी चीजें वो चौंकाती हैं। इतनी बड़ी आबादी गंगा के किनारे पहुंच करके आस्था की डुबकी लगाए और इसमें 4-5 प्रमुख स्नान, जब बहुत अधिक भीड़ वहां पर पहुंच जाती है और जाहिर है जब देश विदेश से लोग वहां पहुंच रहे हैं तो जाम तो लगेंगे सब, कोई नहीं टाल सकता। सड़कों पर भी लगेंगे, एयरपोर्ट पर भी लगेंगे, रेलवे मार्ग पर भी लगेंगे और अलग अलग प्रदेशों में जहां से लोग प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन में सवार हो रहे हैं, वहां भी स्टेशनों पर भीड़ तो लगेगी और कुछ असुविधा भी लोगों को होगी। ऐसा तो संभव नहीं है कि किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री हर एक व्यक्ति को उसके घर से गोद में उठाए और सीधा प्रयागराज पहुंचे, गंगा में डुबकी लगवाए और फिर गोद में उठा करके वापस उनको उनके घर तक पहुंचा दे। ऐसा संभव है क्या? अगर ये संभव नहीं है तो ये मामूली सी बात जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, और खास तौर से मैं अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं, ये बात क्या उनकी समझ में नहीं आ रही है? क्या उनको पता नहीं है? और ये वो व्यक्ति हैं जो 2012 से 2017 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 2013 में कुंभ आयोजित कर चुके हैं। इन्हीं की सरकार में कुंभ आयोजित हुआ था और रेलवे स्टेशन पर भगदड़ भी मची थी, 30 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई थी। आजम खान, दूसरे मजहब से ताल्लुकात रखने वाला मंत्री, वो मेले का प्रभारी बनाया था इन्होंने और
लोगों का तो यहां तक कहना है कि ऐसी स्थितियां निर्मित की गई थी कि भीड़ जो है पूरी की पूरी वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाए, और उस समय 20-20 किलोमीटर लोगों को पैदल चलने के लिए विवश किया गया था, मजबूर कर दिया गया था। तो कम से कम वैसी स्थितियां परिस्थितियां तो आज बिल्कुल भी नहीं है। इसके बावजूद आप अगर अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल पर जाकर के देखें, उनके बयान अगर आप देखें, तो हैरानगी होती है कि ये एक्चुअल में चाहते क्या हैं। इतनी जिनकी दुनिया भर के लोग सराहना कर रहे हैं, विदेशों से पहुंचे राजनयिक से लेकर के नागरिक तक सब सराहना कर रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, और प्रयागराज में जाकर के इस देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, खुद योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ स्नान कर चुके हों, आस्था की डुबकी लगा चुके हों, और स्वयं ये अखिलेश यादव भी वीआईपी ट्रीटमेंट लेकर के पहले हरिद्वार में और फिर प्रयागराज में जाकर के आस्था की डुबकी लगा चुके हों, वो अखिलेश यादव यदि सड़कों पर जाम लग जाते हैं तो उसको भी ट्वीट बना करके फैलाते हैं। अगर संगम पर जो आस्थावान हैं, जो डुबकी लगा रहे हैं, वो कुछ गंदगी छोड़ आते हैं, अपने जूते, अपने चप्पल, पूजा की सामग्री और तमाम दूसरी, जिसके लिए 12 मशीनें लगाई गई हैं, जो समय समय पर वहां पहुंचती हैं और उन सारी चीजों को इकट्ठा करके और एक तरफ निकाल देती है, और उनको वहां से फिर हटा भी दिया जाता है। लेकिन कोई ना कोई तो समय ऐसा आएगा जब मशीन पहुंचने में समय हो, और तब तक वहां पर जूते चप्पलों के तैरते हुए आपको सीन दिखाई दे जाएं। उनको अपने ट्विटर हैंडल पर डाल करके ये कहना कि साहब ये गंदगी वहां पर इस समय दिखाई दे रही है और लोग अपने रिस्क पर उस प्रदूषित जगह पर डुबकी लगा रहे हैं, ये सब क्या शो करता है। इनके कुछ ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं तो आपकी समझ में आएगा कि कितनी नेगेटिविटी फैलाने की ये कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये 10 फरवरी का ट्वीट है, और इन्होंने कहा, लिखा है, जाम से त्राहिमाम, एमपी यूपी बॉर्डर पर वाहनों की कतारें, कटनी, मेहर, सतना, रीवा से वाहन में फंसे, लंबे जाम के कारण लोग हो रहे परेशान, 3 दिन बाद भी नहीं पहुंच पाए श्रद्धालु, प्रशासन की अपील भी नहीं आ रही काम। तो भैया ये आप जन सैलाब को उमड़ते हुए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या इसके लिए भी योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप आगे देखिए, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, ये कोई व्यक्ति है जो वहां खड़े होकर के और दिखा रहा है कि जी देखो संगम में किस तरीके से जूते, चप्पल और कुछ दूसरी सामग्री वो गंगा में तैर रही है, और उस तरफ जो है लोग फिर भी डुबकी लगा रहे हैं। तो ये जूते, चप्पल, पूजा की सामग्री, ये सब किसकी डाली हुई हैं? योगी सरकार की डाली हुई हैं, या मोदी सरकार की डाली हुई हैं, या जो वहां करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं उनमें कुछ बेहुदा किस्म के लोग भी हैं जो वहां पर अपने जूते चप्पल इस तरीके से छोड़ जाते हैं। लेकिन उसको अखिलेश यादव अगर अपने ट्विटर हैंडल पर डाल रहे हैं और लिख क्या रहे हैं, संगम के मुख्य नहान स्थल पर हर तरफ फैली अपरंपार गंदगी की सफाई का इंतजाम तुरंत किया जाए। ये गंदगी स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों तरह से बहुत हानिकारक है। इससे महाकुंभ की पवित्र पावन छवि भी दूषित और धूमिल हो रही है। आगे देखिए क्या लिखते हैं, प्रयागराज महाकुंभ अपडेट, जाम में फंसे लोग अपने वाहनों में कैद, घंटों से कैद हैं, दैनंदिनी जरूरतों के लिए महिलाओं तक के लिए कोई स्थान नहीं है,
जो लोग रास्तों में बेसुध हो रहे हैं उनकी देखभाल का कोई इंतजाम नहीं है। श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन की बैटरी खत्म हो गई है। फिर आगे देखिए, प्रयागराज में चतुर्दिक जाम की वजह से न तो खाने पीने के लिए खाद्यान्न और सब्जी मसाले उपलब्ध हो पा रहे हैं, न ही दवाई, पेट्रोल, डीजल। इससे प्रयागराज में महाकुंभ परिसर और प्रयागराज आने जाने वाले मार्गों पर फंसे करोड़ों भूखे प्यासे थके हारे श्रद्धालुओं की हालत हर घंटे बद से बदतर होती जा रही है। यानी कुछ लोग वहां अगर कुछ शिकायतें कर भी रहे हैं और अलग अलग कारणों से करते हैं लोग, तो उसको ये बढ़ा चढ़ा करके अपने ट्विटर हैंडल पर डाल रहे हैं। ये देखिए, इस पार उस पार दोनों तरफ है भाजपा सरकार। एक कहे आओ महाकुंभ, दूसरा कहे न जाओ पार। और ये देखिए, जब महाकुंभ में वीआईपी घाट पर ये हाल है तो बाकी का क्या कहना। लोकतंत्र में जनता ही वीआईपी होती है। यानी वीआईपी घाट पर जनता की भीड़ को दिखाकर ये कह रहे हैं कि वीआईपी घाट पर भी इतनी भीड़, और फिर ये एक जाम दिखा रहे हैं। ये सब क्या शो करता है? ये शो करता है कि अखिलेश यादव जानबूझ करके ये हरकतें कर रहे हैं। ये जो अभी नवंबर में उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के चुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए थे, उनमें से 7 सीटें योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और केवल 2 करहल और शीशामाऊ ये अखिलेश यादव की पार्टी जीत पाई थी। एक मैसेज तो था इसमें, या मैसेज समझ में नहीं आ रहा है अखिलेश यादव के। और अभी दिल्ली विधानसभा के साथ मिल्कीपुर में चुनाव हुआ है, यानी 10वीं सीट के लिए उपचुनाव हुआ है जो अयोध्या जिले की है। उसका परिणाम क्या हुआ है? 2022 में ये सीट अवधेश प्रसाद ने जीती थी और इस बार समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे को टिकट दिया है, अजित प्रसाद को। 61,000 से हारा है अवधेश प्रसाद का बेटा। और जब हार बिल्कुल सुनिश्चित दिखाई दे रही थी और बड़े अंतर से दिखाई दे रही थी, तो ये अवधेश प्रसाद जो फैजाबाद से चुने गए और जिनको अखिलेश यादव ने अयोध्या का नया राजा नरेश बताया था, पार्लियामेंट परिसर में खड़े होकर के वो कैमरों पर रोया था, दहाड़े मार करके। रोया नहीं था, रोने का नाटक कर रहा था ताकि लोगों का मन पसीज जाए और उनके बेटे को वो जिता दें। लेकिन उनके बेटे की हार हुई और छोटी मोटी हार नहीं हुई। 2022 में ये अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से करीब 13,000 के अंतर से जीते थे और इस बार इनका बेटा 61,000 के अंतर से हारा है। आप अंदाजा लगाइए कि लोगों का मूड क्या बन गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब से अखिलेश यादव ने 37 सीटें जीती 80 में से, और राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस वो 6 सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी उत्तर प्रदेश में, तब से ये कॉलर खड़े करके घूम रहे हैं, अखिलेश यादव भी और राहुल गांधी भी। राहुल गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज थी, 99 सीटें जीत करके, 100 भी नहीं, 543 में से 99 सीट पर जैसे ही कांग्रेस पहुंची तो विनिंग साइन करके ऐसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक फोटो खिंचवाया था और वो फोटो मीडिया के लिए जारी किया था। यानी 99 सीटें जीतकर ही इनके इतने दिमाग खराब हो गए थे, इनको लगा था कि हम तो अब जीत गए। और मोदी, जिनकी पार्टी 10 साल के शासन के बाद भी 240 सीटें लेकर के आई थी, उनके बारे में ये नैरेटिव बना रहे थे जैसे मोदी जी हार गए हैं। तो ये तो 99 सीट जीत करके भी कह रहे थे कि हम जीत गए हैं, और वो 240 सीटें जीत करके ला करके भी इनकी नज़र में हारे हुए थे।
लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने और लोगों के दिमाग में एक बात आई कि भाई 32 सीटें कम रह गई मोदी जी की 272 पूरी होने में, अकेले भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए राहुल गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बदल गई है, उसमें एरोगेंस दिखाई दे रही है और वो बहुत गलत तरीके से पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी बदजुबानी कर रहे हैं प्रधानमंत्री को लेकर के। उसके बाद से आपने देखा लोगों का रवैया क्या रहा है। राहुल गांधी को सबक सिखाने वाला रहा है। मैंने कई प्रोग्राम में कहा है, जम्मू कश्मीर की 90 में से कांग्रेस को केवल 6 सीटें मिली हैं, 6 सीटें जीत पाए हैं। उनमें एक भी हिंदू नहीं है, सारे मुसलमान हैं। 10 साल के सत्ता से बाहर रहने के बावजूद हरियाणा में ये सरकार नहीं बना पाए। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम ही नहीं कर रहा था और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां सरकार बना ली। कांग्रेस और राहुल गांधी टापते रह गए और जलेबी की बात करते रह गए। महाराष्ट्र में फिर मतदाताओं ने इनको सबक सिखाया। लोकसभा चुनाव में जरूर इनको 13 सीटें मिल गई थी और वो 14वीं सीट जो वसंत दादा पाटिल के पोते निर्दलीय लड़ रहे थे वो इनकी हो गई। पर विधानसभा चुनाव में क्या हुआ, इनकी जो एरोगेंस थी, इनका जो घमंड था, अहंकार था, इनकी जो बदजुबानी बढ़ गई थी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के, उसका सबक सिखाया लोगों ने महाराष्ट्र में भी। तो जम्मू कश्मीर में केवल 6 सीटें, हरियाणा में सरकार नहीं बना पाए, 37 पर अटक करके रह गए। बीजेपी तीसरी बार सरकार बना करके इतिहास कायम कर गई और महाराष्ट्र में चुनाव हारे। और अब दिल्ली में ये छठा मौका था जब कांग्रेस का खाता नहीं खुला। 2014 के लोकसभा चुनाव में शून्य, एक भी सीट नहीं जीत पाए, सातों की सातों भारतीय जनता पार्टी ने जीती। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला था दिल्ली में, एक भी सीट नहीं आई थी। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, कांग्रेस का खाता नहीं खुला। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला और 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर खाता नहीं खुला, जबकि ये और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर के लड़ रही थी। और अब 2025 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला। इसके बावजूद इतनी एरोगेंस, इतना अहंकार, और पब्लिक जो समझाना चाह रही है राहुल गांधी को भी और अखिलेश यादव को भी, समझना नहीं चाह रहे हैं या समझ करके भी ना समझ बनने का नाटक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ पर डर्टी पॉलिटिक्स करना अखिलेश यादव के लिए कितना महंगा पड़ रहा है, ये मिल्कीपुर का नतीजा बताता है। और पहले तो छाती पीट रहे थे कि साहब मर गया है चुनाव आयोग और हम कफन देने जा रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही इनको अंतर पता लगा कि 61,000 से हार हुई है, तो फिर कैसे आप चुनाव आयोग को कोस सकते हैं, तो चुप करके बैठ गए, चुप करके बैठ गए। और राहुल गांधी भी हर राज्य का चुनाव जीतने के बाद कुछ दिन तो चुप्पी साध करके बैठ जाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ खुड़पेच करना शुरू करते हैं। जैसे महाराष्ट्र के बारे में इन्होंने खुड़पेच की कि जी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में 70 लाख मतदाता बढ़ गए। पहले कहा 1 करोड़ बढ़ गए, फिर कहा जितनी हिमाचल की आबादी है उतने बढ़ गए, फिर और सुधार किया कि 39 लाख बढ़ गए। अलग अलग मौकों पर अलग अलग संख्या। इससे पता चलता है कि पब्लिक के मन में क्या चल रहा है। और ये जो सनातनियों का जो ज्वार, जो जन सैलाब हमें कुंभ में दिखाई दे रहा है, ये मामूली बात है। 30 दिन के भीतर करीब करीब 45 करोड़ लोगों का प्रयागराज पहुंचना और स्नान करना, ये मामूली बात नहीं है।
ये जो भारत का इस समय जनमानस है, सनातनियों की जो एकजुटता है, जो उनका उभार है, वो प्रदर्शित हो रहा है महाकुंभ में। लेकिन आप दुस्साहस देखिए गांधी परिवार का। तीनों में से कोई नहीं गया है प्रयागराज डुबकी लगाने के लिए। तीनों में से कोई नहीं गया था भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में। वहां भी अब तक 22 जनवरी 2024 से अब तक करीब 14 करोड़ लोग दर्शन कर चुके हैं, मंदिर में मत्था टेक चुके हैं, पूजा अर्चना कर चुके हैं, लेकिन इनमें से कोई नहीं गया। तो आप अगर हिंदू द्रोही हैं, सनातन विरोधी हैं, तो फिर इसी तरह के परिणामों के लिए तैयार रहिए जैसे आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नए वीडियो आए तो उनके नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।